एपिसोड की शुरुआत होती है जुन्युक से। जुन्युक अभी भी टीवी देख रहा था, तभी कोई घर में आता है और उसके सिर पर मारता है। ये नागगुई था। दरअसल जुन्युक ने ही इसे सिर पर मारने के लिए कहा था। जब जुन्युक को ढूंढते हुए ऑफिसर आया था और उसे सिर पर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था, तब उसे कुछ कुछ याद आया था उस दिन के बारे में। उस दिन वो बार में बैठा हुआ था और उसके साथ कोई एक आदमी भी था। जुन्युक एक बार फिर से उसके सिर पर मारने के कहता है। नागगु उसे मारने ही वाला था कि तभी जुन्युक को सब याद आ जाता है, पर अब क्या फायदा। उसके सामने जो बैठा था वो कोई और नहीं, मीर ही था। यहाँ मीर युनसू के सामने आ जाता है। युनसू उससे छुपते छुपाते अपना काम करती है ताकि मीर उसे पहचान ना ले कि ये वही फेक आईडी वाली लड़की है जो जुन्युक की कंपनी में आई थी। मीर अपनी मीटिंग से बाहर आता है और युनसू उसे देखकर भागने लगती है और गमले के पीछे छुप जाती है। मीर उसे पहचान जाता है। युनसू उसे सॉरी बोलकर निकल जाती है। मीर अपने पास पड़े वो पिक्स निकालता है जो ऑफिसर ने उसे दिए थे और इससे उसे युनसू पर शक होने लगता है। पर मीर पहुंच जाता है ऑफिसर के पास और उससे कहने लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। जुन्युक ने ही वो लेटर भेजा था, लेकिन ऑफिसर तो अभी भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यहाँ युनसू परेशान है अपनी मनी की प्रॉब्लम को लेकर। वो घर पर आकर अपना काम कर रही होती है कि तभी जुन्युक की नज़र पड़ती है उसके फ़ोन पर। वो कोशिश करता है उस मोबाइल को लेने की और वो कामयाब हो गया। ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ही दे रहा था। ये कॉल युनसू के लैंडलॉर्ड का था, लेकिन युनसू के पास अपना किराया भरने तक के पैसे नहीं थे और ये बात जुन्युक भी सुन रहा था। युनसू को ऐसे देखकर उसे भी सैड फील होता है। वो पूछता है कि बॉन्जूर, तुम्हारे घर का किराया कितना है? युनसू कहती है कि 5,000 रुपये। जुन्युक कहता है कि बस 5,000? युनसू कहती है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा होते हैं ये। जुन्युक कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पास से पैसे उधार ले लो और मुझे जाने दो। मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे पैसे होंगे, और अगर तुम्हें जेल हो गई तो तुम मेरे पैसे नहीं दोगी ना। युनसू कहती है कि हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, ठीक है फिर 6,000 दे दो। जुन्युक कहता है कि 6,000? अरे मांगने हो तो लाख 10 लाख मांगो, तभी तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा ना। युनसू कुछ देर सोचती है और कहती है कि तुमने मेरी कंपनी में जिस ऐड को ठुकराया था वो तुम्हें कितना दे रही थी? जुन्युक कहता है कि वो मुझे लगभग 50 लाख दे रहे थे। युनसू कहती है कि जब तुमने 50 लाख को ही कुछ नहीं समझा तो 10 लाख को क्या समझोगे? अपने पैसे भूल के तुम मुझे जेल भेज दोगे। जुन्युक युनसू की तरफ देखते हुए कहता है कि यार, तुम दिखती पागल हो पर दिमाग तो है तुम में। युनसू कहती है कि हाँ, वो सब छोड़ो और मुझे 6,000 उधार दे दो। युनसू छुपते छुपते जुन्युक का कार्ड लेकर एटीएम पर जाती है, पर जुन्युक के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होते। जुन्युक को इस बात का पता लगता है, पर ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हुआ था। युनसू आसमान को देखते हुए ये सोचती है कि जुन्युक तो उससे भी ज़्यादा गरीब है। उसके पास नागगु आकर बैठ जाता है और नागगु को देखते ही वो उसके डैड के बारे में पूछती है। नागगु बताता है कि उसके डैड छोटा सा एंटरटेनमेंट बिजनेस चलाते हैं, मतलब है तो ये भी अमीर बाप की औलाद। युनसू को पता चलता है कि नागगु उसका रूम बेच रहा है और कहीं और शिफ्ट हो रहा है। अब नागगु चला जाएगा तो जुन्युक का ध्यान कौन रखेगा? ये सोचकर वो नागगु से ना जाने के लिए कहती है, पर नागगु कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है किराए के लिए, तो वो जा रहा है। और उसे रोकने के लिए युनसू कह देती है कि मैं तुम्हारा किराया दे दूंगी। लो भाई, एक और खर्चा। खुद का किराया तो मैं दे नहीं पा रही हूँ और इसका भी मुझे ही देना पड़ेगा। युनसू घर आकर गट गट बियर पीने लगती है और कहती है कि हे भगवान, मुझे उठा ले। जुन्युक उसको रोकता है और कहता है कि बॉन्जूर, ऐसे ही पीती रहोगी तो भगवान सच में उठा लेगा। युनसू उसकी व्यथा बताती है तो जुन्युक कहता है कि एक तरीका है जिससे नागगु को जाने से रोका जा सकता है। वो युनसू से बोलने वाला था कि नागगु उसे लाइक करता है तो वो उसे जाने से रोक सकती है, पर पता नहीं क्यों जुन्युक ये बोल नहीं पाता। समझ रहे हो? युनसू यहाँ वहाँ घूम के नागगु को रोकने के तरीके निकालती है। ये पहन के वो जाने वाली थी नागगु के पास उसे इम्प्रेस करने के लिए। अरे यार, ये युनसू के फैशन सेंस को ना देख के कुत्ता भी भाग जाए। और जुन्युक को भी यही फील हो रहा था। वो उससे कहता है कि नागगु तो तुम्हें ऐसे देखकर यहाँ पे नहीं रुकने वाला। देखो, मैं एक सुपरस्टार हूँ और स्टाइलिंग एक्सपर्ट भी हूँ। युनसू उससे हेल्प की भीख मांगती है और जुन्युक अपना लेक्चर शुरू करता है। एक लड़की को एक लड़की तभी पसंद आती है जब वो सुंदर हो, और तुम में सुंदरता नाम की कोई भी चीज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रीटी बना सकता हूँ। पहला रूल, कपड़े। नंबर 2, मेकअप। टना! रूल नंबर 3, प्रीटी इमेज। युनसू कहती है कि मुझ में क्या सुंदर है? मेरा बेबी फेस, मेरा क्यूट सा नाक, मेरी थिन नेकलाइन? ना, कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ा
देख लेते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड थोड़ी ठीक है। अब युनसू निकल पड़ती है अपने गोभी के पराठों के साथ नागू के घर। वहाँ पहुँचकर वो बस अपना लेफ्ट साइड दिखाती रहती है। वो उसके घर में भी घुस जाती है और इधर उधर की बातें करती रहती है अपना लेफ्ट साइड दिखाते हुए। नागू कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। अपना लेफ्ट साइड दिखा दिखा कर बेचारी युनसू भी थक जाती है और कहती है कि प्लीज शिफ्ट मत हो, यहीं रहो ना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ युनसू घर आ जाती है और उसके उदास फेस को देखकर लग रहा था कि यह आइडिया काम नहीं किया। युनसू ऑफिस में सोचती है कि जुन्युक का लेफ्ट साइड वाला आइडिया फिर से आजमाते हैं और वो ये अपने सीनियर पर ट्राई करती है और ये काम कर जाता है। वो इस बारे में सोच रही होती है कि ये आइडिया नागू पर काम क्यों नहीं किया। तभी वहाँ मीर आ जाता है एड के सिलसिले में मीटिंग करने के लिए और यहाँ भी युनसू उसकी लेफ्ट साइड दिखाती रहती है। मीर युनसू से कहता है कि वो उसे ऑफिस के काम को लेकर अपनी टीम में रखना चाहता है। युनसू सोचती है कि उसका लेफ्ट साइड वाला आइडिया तो एक जादू है, ये मीर जैसे सेलिब्रिटीज को भी लपेटे में ले रहा है। पर मीर एक्चुअली में उस पर नजर रखने के लिए ये सब कर रहा था। घर आकर नागू भी उससे कहता है कि वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। युनसू इस जादू के बारे में जुन्युक को बताती है और उसे बियर पार्टी भी देती है, पर यहाँ जुन्युक को देखकर उसे देखती रह जाती है। कुछ बातों के बाद इस बार बारी जुन्युक की थी और उसका भी यही रिएक्शन था। वो युनसू को देख देख कर स्माइल करता रहता है। मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी युनसू की मॉम का कॉल आता है। मैं बस स्टैंड तक आ गई हूँ, तुम्हारे घर में 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। बस स्टैंड? मम्मी क्यों? अब क्या करूँ मैं? क्या करूँ? सबसे पहले तो वो जुन्युक को छुपाती है, लेकिन इतने बड़े इंसान को वो छुपाए कहाँ। वो नागू से मदद मांगती है। वो कहता है कि तुम अपनी मॉम से अपने कजिन को क्यों छुपा रही हो। युनसू कहती है कि वो मेरी मम्मी को पता चल गया ना कि मेरा कजिन मेरे साथ रह रहा है तो वो उसे पागल खाने भेज देगी, इसलिए तुम उसे अपने पास रख लो। नागू तो मान जाता है, पर युनसू जुन्युक को नागू के घर भेजने में कामयाब होती है। यहाँ आकर भी जुन्युक हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है तो नागू बोलता है कि कौन सा चाहिए तुम्हें, तुम्हारे मुंह में ठूसने के लिए। एक मिनट, तुम्हारा मुंह थोड़ा बड़ा है, ये कैसा रहेगा। यहाँ युनसू अपनी मॉम के घर आने से पहले परेशान तो हो गई थी, पर जब माँ सामने होती है ना तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। युनसू को भी यही फील हो रहा था। जुन्युक नागू से बार बार कहता है कि वो जुन्युक है, द सुपरस्टार जुन्युक, पर नागू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नागू ना टीवी देखता है ना उसका कोई गोल है लाइफ का। वो बस रेडियो सुनता है और जुन्युक को भी सुनाता है। रेडियो पर शो आ रहा था भूत वाली कहानियों का और इसका नतीजा देख लो। युनसू भी वहाँ आती है जुन्युक को देखने की कहीं वो नागू को परेशान तो नहीं कर रहा। वहाँ से निकलते वक्त युनसू को उसकी मॉम नागू के साथ देख लेती है और घर आने पर युनसू को कहती है कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसकी मॉम को टेंशन हो रही थी कि जैसी लाइफ उसने जी है वैसी लाइफ युनसू ना जिए। वो एक वेल सेटल लड़के को ढूंढने के लिए कहती है, ना कि नागू जैसे लड़के को जिसके पास कुछ भी नहीं है। युनसू समझाती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे युनसू जब जॉब के लिए निकलती है तो वो जुन्युक के एक एक निशान को मिटा देती है ताकि उसकी मॉम के हाथ कुछ भी ना लगे, पर यहाँ उसकी मॉम को ये मिल जाता है।